सो चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो इस यूनिट में टेक्निकल टर्म ज़्यादा है तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन दिस वीडियो। सो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का क्या मतलब है? सिंपली जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं उसको प्लानिंग करना ही प्रोजेक्ट प्लानिंग में आता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में। ठीक है, इन प्रोजेक्ट प्लानिंग फाइनेंशियल डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन का भी ख्याल रखते हैं, उसकी क्या बजट है, किस तरह कितना कौन सा प्रोजेक्ट कितना पैसा जाएगा उसमें, वो सारी चीज़ें इसमें फाइनेंशियल डिसीजन भी लिए जाते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ऑब्वियसली जो भी फाइनल डिसीजन होते हैं प्लानिंग में, फाइनेंशियल डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट करता है। MNC multinational company established a separate financial department, but small enterprise such as department has no space, they handle everything themselves। कोई भी बड़ी कंपनी है लाइक MNC है, उनका अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट होता है फाइनेंशियल के लिए, बट जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं तो वो खुद ही जो उसमें फाउंडर होते हैं, जो मालिक होते हैं, वही हैंडल करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इनएप्रोप्रिएट मार्केटिंग कॉज सिकनेस। ठीक है, किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है उसको अगर उसमें वो चीज़ ना हो ढंग से और मार्केटिंग इनएप्रोप्रिएट हो, मार्केटिंग ढंग से ना हो, तो क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। सो लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर फाइनेंशियल कंट्रोल ना हो तो क्या होगा। डिफ़िकल्ट टू एनालाइज वेयर दे आर यूजिंग कैश एंड फ्रॉम वेयर दे आर जनरेटिंग इट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये एनालाइज़ करना कि हम लोग कैश कहाँ खर्च कर रहे हैं और कहाँ से हमें कैश जनरेट हो रहा है। ऑब्वियसली जब आप पैसा का कंट्रोल नहीं रखते हो, पैसे की चीज़ें देखते नहीं हो, उसको एनालाइज़ नहीं करते हो, तो आपको पता नहीं चलता पैसा कहाँ जा रहा है और कब से कहाँ से आ रहा है, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। लैक ऑफ फंड्स अफेक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर फाइनेंशियल कंट्रोल ना हो और पैसा फंड हमारे पास किसी भी कंपनी के पास इफेक्टिव तरीके से ना हो तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे असर करता है। कोई मशीनरी खरीदना हो या कोई मटेरियल खरीदना हो प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन। किसी भी कंपनी की अगर फाइनेंशियल कंट्रोल ना हो, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसके पास जा रहा है, तो उसकी इकोनॉमी जो उसकी तरीका है चलने का, जो सारी चीज़ें उस कंपनी की डाउन हो जाती है। एंड व्हेन द इकोनॉमी इज़ एक्सपेक्टेड टू टर्न डाउन इन्वेस्टर्स स्टार्ट लॉसिंग कॉन्फिडेंस। जब किसी भी कंपनी के इकोनॉमी डाउन होने लगती है तो उसके इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है कि इस कंपनी का प्रॉफिट अब नहीं होने वाला। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल में। इनएप्रोप्रिएट मार्केटिंग। इनएप्रोप्रिएट मार्केटिंग में क्या होता है, मोस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिकम सिक मेनली बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। बहुत सी कंपनियां बंद हो जाती हैं या टर्मिनेट हो जाती हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो मार्केटिंग नहीं कर पाती अपने प्रोडक्ट्स के अच्छे तरीके से। इन एंसिलरी इंडस्ट्री फेस वेरियस प्रॉब्लम। एंसिलरी इंडस्ट्री क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो बड़ी बड़ी कंपनी को छोटे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, लाइक दिस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स, सब असेंबलीज etc। एनी हैवी इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द मशीन फॉर इट्स वर्क टू प्रोग्रेस। जैसे कि कोई कार कंपनी है तो वो कार कंपनी के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट के लिए जो बहुत छोटी छोटी कंपनी होती है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं। तो ऑब्वियसली जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रही होती, छोटी इंडस्ट्री होती है। तो एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर प्राइसिंग सिस्टम, एंसिलरी इंडस्ट्री जो होती है उनमें एक प्राइसिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें वो चीज़ नहीं होती है। इन एडिक्वेसी ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट, उनमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग बाय पेरेंट इंडस्ट्री, तो जो पेरेंट इंडस्ट्री है एंसिलरी इंडस्ट्री से जो सामान ले रही है उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। डिले पेमेंट बाय देयर पेरेंट इंडस्ट्री, जो भी पेरेंट इंडस्ट्री उससे सामान ले रही है उसका डिले पेमेंट जो होता है वो डिले कर देती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को इनएप्रोप्रिएट मार्केटिंग में। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल अप्रोच। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच क्या है, ए कंपनीज कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम रिटर्न दैट वुड बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू जस्टिफाई अंडरटेकन कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट सच एज बिल्डिंग ए न्यू फैक्ट्री। कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी जैसे कि वो अगर अपना सेटअप कर रही है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री सेटअप करने में लोग हायर करने में बहुत सारा पैसा जाता है। तो जो पैसा जाता है वो फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाएगी, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कॉपी बुक की दुकान खोल रहे हैं तो कुछ मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है, प्रोडक्ट को खरीदने में, मशीन खरीदने में। मान लेते हैं कि 100 रुपये मेरी इन्वेस्टमेंट लगी, तो प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमारे पास 120 रुपये की
प्रॉफिट होना चाहिए ताकि मेरे पास ओवरऑल 20 रुपये का प्रॉफिट हो सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि 100 रुपये लगाए हैं और 90 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कितना कैपिटल हम लगाए हैं ताकि उसको प्रॉफिट के ज़रिए हमें मिल सके वापस। The component of the capital cost of project are land, building, machinery, transport, charge and overhead expenses। यही जो भी कंपनी लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी में, ये सारी चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट के थ्रू वो सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिजल्ट इन लेस प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा अगर उसने इन्वेस्ट कर दिया तो प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मान लेते हैं, और हमारा 1 साल कॉन्ट्रैक्ट में 100 रुपया लग गया है मशीनरी में, लैंड में, और प्रॉफिट सिर्फ 1 साल में 120 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है, 100 रुपया है, और प्रॉफिट सिर्फ 120 रुपये का हो रहा है, तो ओवरऑल 20 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास। द वेरिएशन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज़, कई बार कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक बहुत डिले कर जाती हैं। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ा था कि फाइनेंशियल कंट्रोल को हम लोग उसको प्लान नहीं कर पा रहे थे फाइनेंशियल को, तो ये वो सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। वेस्टेज इज़ इन मोर क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी मशीन है जो उसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। लैक ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं है, ठीक है, ताकि हमें गाइड कर सकें। व्हाट आर द डिफरेंट वेज फाइनेंसिंग ए कंपनीज फाइनेंशियल नीड्स। ए कंपनी रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंट ऑन वेरियस एक्टिविटीज़, द एंटरप्रेन्योर्स मे नॉट बी पोजिशन टू फाइनल द इंटायर प्रोजेक्ट इटसेल्फ। कोई भी कंपनी अगर बनती है, ठीक है, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो किसी भी एक इंसान के बस की बात नहीं है कि सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे फाइनेंसिंग हैं जो कंपनी को मिलते हैं, कहाँ कहाँ से। और फाइनेंसिंग कंपनीज फाइनेंशियल नीड, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड बाय द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम हिज ऑन सेविंग, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी सेविंग्स ही लगाते हैं पहली चीज़। लोन एंड असिस्टेंट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं। सब्सिडीज़ एंड इंसेंटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज़, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से भी कुछ मिलता है। स्टार्टअप अगर आप क्रिएट करते हो तो कुछ गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है इसमें। लीवरेज कंपनी क्या होती है? कंपनी दैट यूजेस डेप्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। डेप्ट नहीं होगा, DEBT होगा, डेप्ट, ठीक है, डेप्ट मतलब लोन, इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। लीवरेज का मतलब मेनली ये होता है कि हम लोन ले करके इन्वेस्ट करेंगे एंड प्रॉफिट मेरा कमाएंगे। जैसे कि कोई बहुत से लोग होते हैं लोन लेते हैं ताकि इन्वेस्ट कर सकें, और जब वो इन्वेस्ट करते हैं जो प्रॉफिट आता है तो अपना लोन चुका देते हैं और थोड़ा वो जो बचता है पैसा उनका हो जाता है। तो वही चीज़ कंपनी बोल रही, कंपनी क्या करती है कि लोन लेती है और अपना लोन ले करके अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्ड करती है, तो उसी को बोलते हैं कंपनी दैट यूजेस डेप्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। डेप्ट मतलब कि एक तरीके से लोन। द टर्म ऑफन रिफर्स टू फर्म्स दैट हैव ए लार्ज परसेंटेज ऑफ डेप्ट रिलेटिव टू इक्विटी व्हेन कंपेयर्ड अगेंस्ट पीयर इन द सेम इंडस्ट्री। ऐसी कंपनी जिसके पास डेप्ट ज़्यादा है, मतलब कि उसको जो पैसा पे करना है वो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि लोन ज़्यादा है उसके ऊपर, दैन इक्विटी मतलब कि उसके पास एसेट कम है और जो लोन पे करना है उसके पास वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंपनी, वही सेम इंडस्ट्री की अदर कंपनी से कंपेरिजन में इसके पास ज़्यादा है। तो ये चीज़ शो करता है कि वो कंपनी कितना नीचे है, मतलब कि डाउन है। कंपनीज दैट डू नॉट हैव डेप्ट इन देयर बैलेंस शीट टेंड टू सर्वाइव बेटर इन रिसेशन। जिसके पास लोन कम है, जिसको देना कम है किसी और को, ऑब्वियसली वो उसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी होगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल फंडिंग एंड ऑपरेशन फंडिंग, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल फंडिंग एंड ऑपरेशन फंडिंग। कैपिटल फंडिंग द मनी दैट लेंडर एंड इक्विटी होल्डर प्रोवाइड टू बिजनेस फॉर डेली एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है। मनी लेंडर और जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो पैसा देते हैं कंपनी को ताकि वो कंपनी ग्रो कर सके। मनी लेंडर्स वो होते हैं जो पैसा देते हैं ऑन सम इंटरेस्ट बेसिस, ठीक है, ये हम 10% का इंटरेस्ट आपसे लेंगे, हम इतना रुपये दे रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी को पैसा देते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं कंपनी से हर महीने। इक्विटी होल्डर वो होते हैं जो कंपनी का शेयर खरीदे होते हैं, ठीक है, कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीदे होते हैं, जो वो इक्विटी होल्डर होते हैं। तो इक्विटी होल्डर और लेंडर्स पैसा देते हैं कंपनी को ताकि वो ग्रो कर सके लॉन्ग टर्म में। कैपिटल फंड में नॉट बी यूज टू ऑपरेशन, ठीक है, जो ऑपरेशंस होते हैं, मशीन को रन करना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं कैपिटल फंडिंग में, ठीक। इट डज़ नॉट अलाउ टू पे एम्प्लॉय सैलरी एंड बेनिफिट्स, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी या उनके बेनिफिट्स को पे करने के लिए कैपिटल फंडिंग नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को अच्छे तरीके से रन करने में, मार्केटिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन फंडिंग। ऑपरेशन फंडिंग इज मनी यूज टू एक्चुअली रन इक्विपमेंट मशीन्स etc। ऑपरेशन फंडिंग जो होते हैं वो एक्चुअली में इक्विपमेंट को, मशीनरी को रन करने में यूज़ होते हैं। ऑपरेशन फंडिंग में बी यूज़ फॉर कैपिटल एक्सपेंसेस। ऑपरेशन फंड्स यूज़ होते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस को मैनेज करने में भी, ठीक है। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशन फंड्स गोज टू पे एम्प्लॉय सैलरी एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉय की सैलरी को पे करना, उनके बेनिफिट्स को देना, ये सारी चीज़ों में ऑपरेशन फंडिंग यूज़ हो सकता है। डिफरेंट सोर्स ऑफ फंडिंग।
पर्सनल सोर्स वही है जो हम पे करते हैं सेविंग्स से, अपने जो भी अपने कंपनी खड़ा कर रहा है वो अपने पैसे से ही, अपना सेविंग से पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल सोर्स। रिटेन प्रॉफिट, दिस इज द कैश दैट इज जनरेटेड बाय द बिजनेस व्हेन इट ट्रेड्स प्रॉफिटेबली। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसमें से थोड़ा पैसा ले करके कंपनी में ही मार्केटिंग में लगा दिया, या कैपिटल फंड में लगा दिया, मशीनरी में लगा दिया। शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द फाउंडर। ठीक है, जो फाउंडर्स होते हैं, 2-3 फाउंडर होते हैं, तो उनमें जो कैपिटल शेयर हो जाते हैं, ठीक है, वो कैपिटल भी लगा सकते हैं कंपनी में अपने। कैपिटल मतलब पैसा। एक्सटर्नल सोर्स, क्या क्या एक्सटर्नल सोर्स हैं जो कंपनी में लगते हैं? लोन कैपिटल, ठीक है, बैंक लोन सबसे अच्छा एग्जांपल है, बैंक लोन। ठीक है, जो बैंक से लोन लिया कंपनी में लगा दिया कंपनी के डेवलपमेंट में। पर्सनल सोर्स फॉर एग्जांपल पर्सनल सेविंग्स। ठीक है, पर्सनल सेविंग हो गए किसी किसी के, जैसे कि एम्प्लॉय भी कभी कभी अपना पर्सनल सेविंग्स लगा देते हैं। बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली से उधार लेना। क्रेडिट कार्ड से भी हम लोग पैसा लेकर के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। डिफाइन रिस्क एंड हाउ टू एनालाइज रिस्क। The level of risk depend upon the type of business and ability of the entrepreneur to handle the risk। ठीक है, जो लेवल ऑफ रिस्क है वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, क्या बिजनेस है, और एंटरप्रेन्योर के ऊपर जो वो हैंडल कर रहा है। ठीक है, को किस तरीके से रिस्क को हैंडल करता है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस 2 फैक्टर्स। सोर्स ऑफ रिस्क, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क ड्यू टू एन एस्टिमेशन एरर और लैक ऑफ क्वालिटी इन मैनेजमेंट रिजल्ट इन लो अर्निंग एंड कैश फ्लोज। प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक रिस्क होता है, अगर प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज नहीं किया जा रहा है, उसकी प्लानिंग नहीं की जा रही है, तो वहाँ पे बहुत लो अर्निंग होती है, कैश फ्लोज कम हो जाते हैं। कैश फ्लोज मतलब कि पैसा कंपनी में आना, पैसा कंपनी से जाना, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लोज। कंपटीटिव रिस्क, दीज रिस्क में ऑकर बाय द अनएंटिसिपेटेड एक्शन ऑफ द कंपटीटर। ठीक है, अब जैसे कि 2-3 कंपनी, मोबाइल कंपनी, वीवो है, आईफोन है, बहुत सारी कंपनी है, तो सडनली कोई कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ते में मोबाइल प्रोवाइड करने लग जाए, ठीक है, बहुत सस्ते में अपना प्रोडक्ट देने लग जाए, फ़ोन देने लग जाए, तो बहुत सारी कंपनी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है, बहुत सारी कंपनी गिर जाती है। ठीक है, industries specific risk, unexpected technology development and regulatory changes that are specific to the industry to which the project belong will have an impact on the earning of cash flows of project as well। so जो टेक्नोलॉजी अचानक से ग्रो, यानी जैसे कि अभी चैट जीपीटी आ गया और आगे भी एआई आएगा, तो अनएक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी ग्रो होने की वजह से अलग से बहुत सारी कंपनी का डाउनग्रेड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, मार्केट रिस्क, चेंज इन जीडीपी ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन आर सम कॉज ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में जीडीपी ग्रो हो जानी अचानक से, ठीक है, उसका इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाना, तो वो सारी चीज़ भी कंपनी को अफेक्ट करती है। रिस्क एनालिसिस में क्या है, एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अवेयर एंड हैव ए डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन हिज बिजनेस। तो रिस्क को एनालाइज करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी कंपनी खुल रही है तो उसको पहले से ही अच्छे से प्री नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें रिस्क हो सकते हैं बिजनेस में, ताकि उसको अवॉइड किया जा सके। यू शुड अप्लाई ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्लान द हैंडलिंग ऑफ रिस्क। एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए रिस्क को हैंडल करने का। ऑल द प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट रिस्क होता है। डिस्क्राइब कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure is money invested by company to acquire or upgrade fixed physical assets such as building and equipment or a new business। कैपिटल मतलब कि वही एसेट्स जो लैंड होते हैं, मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्च करना, जो भी बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मशीन है, एसेट्स है, उसके ऊपर खर्च करना ही इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी के द्वारा। दिस इज 2 टाइप, इन्वेस्टेड टू मेंटेन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ ऑपरेशन, जो ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है उसको मेंटेन करना, या नई चीज़ पे इन्वेस्ट करना, नया नया लैंड खरीदना, नया इक्विपमेंट खरीदना फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ये 2 चीज़ें आती हैं दिस 2 टाइप में। नाउ प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी प्लान इन सच ए वे दैट देयर शुड बी नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर प्रोजेक्ट। इस तरीके से प्लान करना कि जो फंड है वो शॉर्ट ना हो, ठीक है, इजीली प्रोजेक्ट पे या एसेट पे खर्च किया जा सके। ठीक है, प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन फोरकास्ट एंड एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट इन्वायरमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है प्रेजेंट इन्वायरमेंट के एनालिसिस पे कि क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, कितने की लैंड्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें, कि कितना इक्विपमेंट कितना महंगा हो चुका है, सारी चीज़ें पे प्लानिंग डिपेंड करता है। डिस्कस प्रॉफिट प्लानिंग इन बिजनेस एंटरप्राइज। द प्राइमरी रीज़न फॉर रनिंग ए बिजनेस इज़ टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस का सबसे मेन एम यही होता है कि उसको प्रॉफिट बनाना है। टू मेक इफेक्टिव प्लान वन शुड एग्जामिन व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एंड देन फॉरकास्ट व्हाट वी एंटिसिपेट विल हैपन इन द फ्यूचर। क्या पास्ट में हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए क्या फ्यूचर में होगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। प्रॉफिट प्लानिंग में कुछ टर्म्स आते हैं लाइक रेवेन्यू टारगेट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट टारगेट, हावर्स, मार्केटिंग प्लान।
कि कितना रेवेन्यू टारगेट है हमारा, कितना हमें जनरेट करना है रेवेन्यू, एटलीस्ट कितना जनरेट करना है, लेबर कॉस्ट कितना होने वाला है, अदर एक्सपेंसेस जो होंगे इक्विपमेंट में, लैंड में, प्रॉफिट टारगेट कितना हमें प्रॉफिट जनरेट करना है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है, कितना घंटा काम करवाना होगा हमें लेबर से, मार्केटिंग प्लान की क्या किस तरीके से मार्केटिंग करना है, प्लान उसको प्लान करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, ठीक है, पैसा खर्च करने पे और कितना पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट प्लानिंग, ठीक है। प्रॉफिट प्लानिंग इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, बजट्स को प्रिपेयर करना कि कितना कहाँ पे खर्च होगा, ठीक है, ताकि इजीली और इफेक्टिवली प्लान प्रॉफिट को हम लोग गेन कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश दैट कम्स इनटू एंड आउट ऑफ योर बिजनेस इन ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना कैश हमारे कंपनी में आ रहा है और कितना जा रहा है, उसी को बोलते हैं कैश फ्लोज। कंपेरेटिव बैलेंस शीट, बैलेंस शीट at the beginning and at end of the account period are required to indicate the amount of changes that have taken place in assets, liabilities and capital। बैलेंस शीट एक ऐसी शीट होती है एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना ज़्यादा प्रॉफिट, कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज़ है किसी भी कंपनी में, वो बैलेंस शीट बताती है, ठीक है, कितना लोन है, कितना उसके पास एसेट है, वो बैलेंस शीट के अंदर होता है। तो वही कह रहा है कि बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, कैश फ्लोज किस तरीके से वो बैलेंस शीट बताएगी आपको, ठीक है, क्योंकि उसी में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैश प्रोवाइड बाय आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये भी कैश फ्लो बताता है, ठीक है। कैश फ्लो में कितना कैश गया है, कितना आया, वो सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डिटरमाइन करता है। एडिशनल डेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, टैक्सेशन से पहले कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे खर्च हुआ, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी कैश फ्लो बताता है। वाई ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नीडेड, क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट नीड होता है? टू प्रिडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रोवाइड व्यू ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फर्म, डिटरमाइन द एबिलिटी टू पे डिविडेंड्स एंड अदर कमिटमेंट्स, एफिशिएंसी इन कैश मैनेजमेंट। टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, ठीक है, कोई भी कैश फ्लो जो होता है, कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, वो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में कितना होने वाला है, ठीक है, उसके हिसाब से ही हम लोग प्लानिंग करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोवाइड ए व्यू ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, वो दिखाता है कि अगर कैश फ्लो ज़्यादा है तो वो दिखाता है कि आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फर्म, फाइनेंशियल कंडीशन को भी शो करता है कि कितनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है अगर कैश फ्लो ज़्यादा है। तो कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में, वो जनरली सब चीज़ों का ख्याल रखता है कि कैश फ्लो कितना है, ठीक है, उसका बैलेंस शीट कैसी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डिटरमाइंस द एबिलिटी टू पे डिविडेंड एंड अदर कमिटमेंट। डिविडेंड क्या होता है कि जो भी कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट किए होते हैं, उनको एक तरीके से बोनस देना, उसी को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। अदर कमिटमेंट्स, जो भी कमिटमेंट उन्होंने किया होगा इन्वेस्टर से कि आपको 10% देंगे, 12% देंगे प्रॉफिट में, वो सारी चीज़ें में आती हैं। एफिशिएंसी इन कैश मैनेजमेंट, ठीक है, कैश को मैनेज करने में बहुत एफिशिएंट हो जाता है। मेजरिंग कैश फ्लो, कैश फ्लो को मेजर करना। प्रिपेयर कैश फ्लो प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर एंड नेक्स्ट वीक, ठीक है, एक प्रोजेक्शन तैयार करना, वही जैसे कि ग्राफ होता है, चार्ट्स होते हैं, वो सब प्रिपेयर करना नेक्स्ट ईयर के, नेक्स्ट क्वार्टर के और नेक्स्ट वीक के कि किस तरीके से रहने वाला है, प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, दिस डिक्रीज इज मेजर एज डिप्रिसिएशन। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है डिप्रिसिएशन का, आपका फ़ोन, ठीक है, आपका फ़ोन जब आपने लिया होगा वो 20,000 का होगा, बट एक साल यूज़ करने के बाद वो उसकी वैल्यू जो होती है वो 15,000 10,000 के आसपास हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डिप्रिसिएट हो गया। एसेट की वैल्यू घटना, ठीक है, टाइम के साथ, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स and assets which are expected to the use of during more than one account period have limited useful life। ऐसे जैसे चीज़ें जो वन अकाउंट पीरियड के बाद और या एक लिमिटेड टाइम के बाद वो उसकी वैल्यू घट जाए, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएबल एसेट्स। डिफाइन क्वालिटी मैनेजमेंट टूल, total quality management, TQM total quality management that is given by customer needs and expectation and focuses on continuous improvement in the way of employee do their work। तो TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी को, सर्विस या सर्विस की क्वालिटी को मैनेज करना, ठीक है, एम्प्लॉय को बेस्ट देना, वो ही होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसको मैनेज करना, किस तरीके से मैनेज करना है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट लाना उसके अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ TQM, कंसर्न फॉर
कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट को हमेशा इम्प्रूव करते रहना है। प्रोसेस फोकस, TQM फोकस ऑन वर्क प्रोसेस एज द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव्ड। TQM फोकसेस ऑन वर्क प्रोसेस, ठीक है, क्वालिटी को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना गुड्स एंड सर्विसेज के, वही होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद आता है एक्यूरेट मेजरमेंट। TQM यूजेज स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू मेजर एवरी क्रिटिकल वेरिएबल इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन। TQM एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है, यूज़ करता है नंबर यूज़ करना, ये सारी चीज़ें, ताकि वो मेज़र कर सके कि ऑर्गेनाइजेशंस की ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं और उसकी क्वालिटी को मैनेज कर सके। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, SQC क्या होता है? Statistical quality control is the term used to describe the set of statistical tool to evaluate organization qualities। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करना, नंबर्स का यूज़ करना, मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज़ करना, ताकि इवेल्यूएट कर सके ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी क्या चल रही है, ठीक है। SQC इनेबल यू टू डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द पार्टिकुलर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इसमें SQC जो है एक नंबर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये आता है SQC में। So this is how I finish the chapter number 4. If you like the video, you can subscribe the channel and like the video. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।